क्या आप लोगों के माइंड में भी कंफ्यूजन है कि ये जो नेट की एग्ज़ाम्स हैं, सेट की एग्ज़ाम्स हैं, ये क्या होती है, इन्हें कौन दे सकता है, इनके क्या बेनिफिट्स हैं? तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि नेट और सेट की एग्ज़ाम्स के क्या रिलेवेंस है और क्या बेनिफिट्स हैं। बिना देर करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम एवरीवन टू लर्निंग विद हीना। सबसे पहले ये जानते हैं कि नेट और सेट के फुल फॉर्म्स क्या है। नेट का फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। वहीं सेट का फुल फॉर्म है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब नेम से ही आपको पता चल गया होगा कि एक नेशनल लेवल की एग्ज़ाम है, एक स्टेट लेवल की एग्ज़ाम है। नेशनल लेवल की जो एग्ज़ाम है यानी कि नेट एग्ज़ाम्स वो कॉमन है पूरे इंडिया के लिए, और जो स्टेट लेवल की एग्ज़ाम है यानी कि सेट वो आपके रिस्पेक्टिव स्टेट वाइज कंडक्ट की जाती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि नेट और सेट की एग्ज़ाम्स तो हैं, लेकिन ये एग्ज़ाम का पर्पस क्या है? एग्ज़ाम का पर्पस बहुत ही क्लियर है। एज इज नेम सजेस्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट। अभी हमने फुल फॉर्म्स देखे थे ना, एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये हमें एलिजिबल करती है किस चीज़ के लिए? नंबर 1, फॉर बीइंग असिस्टेंट प्रोफेसर। नंबर 2, फॉर JRF। नंबर 3, फॉर PhD। क्राइटेरियाज थोड़े बहुत अलग हैं सबके, लेकिन ये एक बेसिक एंड रफ आइडिया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। असिस्टेंट प्रोफेसर होता क्या है? हमने जनरली हमारे कॉलेजेस में देखा होगा कि हमारे जो टीचर्स होते हैं हम उन्हें प्रोफेसर कहते हैं, राइट? अब प्रोफेसर में भी ऐसा होता है कि कैटेगरीज होती हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी होती है ना, वो होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की। देन सेकेंड कैटेगरी आती है एसोसिएट, फर्स्ट असिस्टेंट, second associate and third is professor. कोई भी कैंडिडेट फर्स्ट जब कॉलेज एज अ प्रोफेसर ज्वाइन करता है तो उसे जो डेजिग्नेशन दी जाती है वो होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की। देन बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस एंड नंबर ऑफ इयर्स एज पर द क्राइटेरिया, एसोसिएट प्रोफेसर एंड देन प्रोफेसर। नाउ असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो एग्ज़ाम ली जाती है, जो हम एग्ज़ाम देते हैं, उसका नेम है नेट एंड सेट के एग्ज़ाम्स। अगर आप नेट की एग्ज़ाम्स क्लियर करेंगे तो आप पूरे नेशनल लेवल पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकेंगे, और आप सेट की एग्ज़ाम्स क्लियर करेंगे तो आप आपके रिस्पेक्टिव स्टेट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकेंगे। ये एग्ज़ाम सिर्फ आपको एलिजिबल करती है। एग्ज़ाम्स देने का मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। इट्स ओनली एलिजिबिलिटी कि यस आप ये एग्ज़ाम्स क्लियर हैं तो अब आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर बीइंग असिस्टेंट प्रोफेसर। नाउ सेकेंड, व्हाट इज JRF? JRF का फुल फॉर्म है जूनियर रिसर्च फेलो। इसकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि आप जब नेट की एग्ज़ाम्स क्लियर कर लो विथ JRF तो आपको PhD रिसर्च करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से JRF देते हैं, मींस आपको फेलोशिप देते हैं। आप एक काइंड ऑफ स्कॉलरशिप जैसा समझ सकते हैं कि आपको कुछ सर्टेन अमाउंट दिया जाता है ताकि आप आपके रिसर्च के जो एक्सपेंसेस हैं वो बेयर कर सको और आपके रूटीन एक्सपेंसेस बेयर कर सको, ताकि आप फुल फोकस सिर्फ अपने रिसर्च पे कर सको। वो इम्पोर्टेंस होती है JRF की।
अब JRF जो है ना वो सिर्फ नेट के केस में मिलता है, सेट के केस में नहीं मिलता है। और JRF के थोड़े से स्लाइटली रूल्स ये जो नेट और सेट के एग्जाम्स असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होते हैं उससे थोड़ी सी डिफर करते हैं। लास्ट इज PhD। जब भी आप PhD में एनरोल होते हो, PhD कोर्स के लिए एनरोल होते हो, तब आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है। उस एंट्रेंस एग्जाम को आप स्किप कर सकते हो क्योंकि आपके पास नेट और सेट है। नेट या सेट दोनों में से कोई भी एक होगी, और कोई भी एक होगी तो भी आप PhD के एग्जाम जो एंट्रेंस एग्जाम होती है वो आराम से स्किप कर सकते हो एंड नेक्स्ट राउंड ऑफ PhD एडमिशन में आप डायरेक्टली एनरोल कर सकते हो। आई होप अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि नेट और सेट की एग्जाम्स क्या हैं और इनके क्या बेनिफिट्स हैं, और ये क्लियर करने के बाद हम किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्यूचर की बात हमने कर ली, पास्ट की बात करें। मीन्स ये एग्जाम्स देने के लिए एलिजिबल होते कौन है? पोस्ट ग्रेजुएट पर्सन्स, एनी सब्जेक्ट। राइट नाउ 83 सब्जेक्ट्स में नेट की एग्जाम कंडक्ट होती है पूरे इंडिया लेवल पे। आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट होगा आप उस सब्जेक्ट से नेट की एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन क्या हर पोस्ट ग्रेजुएशन का स्टूडेंट ये एग्जाम दे सकता है? नहीं, इसके भी कुछ सर्टेन क्राइटेरियाज हैं जो अभी हम डिटेल में देखेंगे। डिटेल में हम देखेंगे इस PDF में से। ये PDF है UGC नेट की PDF। ये PDF डाउनलोड कहाँ से होती है? यहाँ से। UGC की ऑफिशियल वेबसाइट है, NTA की ऑफिशियल वेबसाइट है। UGC एंड NTA की ये ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं। यहाँ से हमें नेट के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशंस मिलती हैं। रूल्स जो है ना वो नेट और सेट के ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं, इसलिए हम नेट की बात कर रहे हैं तो सेट की बात अपने आप हो जाएगी। नेट की एग्जाम्स कंडक्ट कौन करता है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA। नेट का फुल नेम क्या है? UGC नेट, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसकी हम बात कर रहे थे। पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, लेकिन कौन? जिनके एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए। फॉर व्हाट? जनरल, अनरिजर्व्ड एंड जनरल EWS कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। फॉर अदर्स लाइक नॉन क्रीमी लेयर, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, थर्ड जेंडर कैटेगरी के लिए एटलीस्ट 50%, यानी कि 55% एंड 50% का क्राइटेरिया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है क्या हम तभी एग्जाम दे सकते हैं? नहीं, जब हम हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है तभी भी हम ये एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन अगर हमारा रिजल्ट इन क्राइटेरिया को मैच नहीं करेगा तो हम अगर नेट या सेट क्वालिफाइड भी होंगे तो वो इनवैलिड हो जाएगा। जिनके रिजल्ट्स अवेटेड हैं, अभी जो एग्जाम्स ऑलरेडी दे चुके हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के बट रिजल्ट्स नहीं आए, वो लोग भी एलिजिबल हैं। जो लास्ट ईयर में है वो लोग भी एलिजिबल है, एंड ऑफ कोर्स जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया वो लोग तो एलिजिबल है ही है। बाकी की डिटेल्स इस PDF में है। ये PDF आपको UGC और NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल है लर्निंग विद हिना के नेम से, आप टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो वहाँ से भी आपको मिल जाएंगे। दूसरी एक बहुत ज़्यादा जनरल क्वेरी आ रही थी मेरे पास कि एज लिमिट क्या है। एज लिमिट देखिए यहाँ पर दी हुई है इस PDF में 5.4 नंबर के पैरा में। एज लिमिट जनरली होती है 30 इयर्स एंड फॉर वुमेन्स, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, अदर्स 35 इयर्स। बिकॉज ऑफ कोविड-19 एज क्राइटेरिया में थोड़ा रिलैक्सेशन दिया था, लेकिन फ्रॉम नाउ 2023 से अगेन ओल्ड रूल अप्लाई हो रहा है, यानी कि 30 इयर्स का। जनरली 30 इयर्स की एज है वुमेन्स एंड जो
स्पेशल कैटेगरीज हैं उनके लिए 35 ईयर्स है। ओबीसी यानी नॉन क्रीमी लेयर वाले, वो भी इस वेबसाइट पे आपको जाके चेक करना है कि सेंट्रल लिस्ट में आपकी कैटेगरी फॉल होती है या नहीं होती है। उस हिसाब से आपको आपका एज क्राइटेरिया चेक करना है। नेक्स्ट, ये जो एज लिमिट है ये सिर्फ और सिर्फ जेआरएफ के लिए है। सो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर हम ये एज क्रॉस कर चुके हैं तो हम नेट की या सेट की एग्जाम्स नहीं दे सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सिर्फ जेआरएफ के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे, लेकिन आप नेट की एग्जाम्स तो दे ही सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमने बात की थी कि हम नेट और सेट के एग्जाम्स 3 बेनिफिट्स के लिए देते हैं, तो उसमें से एक बेनिफिट नहीं है हमारे पास सिर्फ जेआरएफ का, बट असिस्टेंट प्रोफेसर वाला और पीएचडी वाला बेनिफिट तो हमारे पास रहता ही है। देयर इज नो अपर एज लिमिट फॉर यूजीसी नेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। प्लीज ये मार्क करके रखिएगा और बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। अब ये बात निकली है तो मैं आपको साथ में एक चीज बता दूं कि जब भी हम फॉर्म फिल करते हैं तो उसके अंदर हमको 2 ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट, कि आपको जीआरएफ के लिए अप्लाई करना है या सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है। कौन से फॉर्म्स? नेट के फॉर्म के लिए। सेट के फॉर्म्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है ये चीज़। सेट के फॉर्म सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही होते हैं। तो अगर आप एज लिमिट के क्राइटेरिया को क्रॉस कर चुके हैं तो नो टेंशन, जेआरएफ के लिए मत अप्लाई कीजिए, सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कीजिए। आई होप यहाँ तक क्लियर है। इस पीडीएफ का ये जो पेज नंबर 5 है ना, इस पे यहाँ पर एग्जाम की बात की गई है। सेकंड सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन ये आता है कि एग्जाम कौन से पैटर्न में होती है, कौन से मोड पे होती है। तो लेट्स चेक दैट। एग्जाम होती है टोटली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इस एग्जाम में जनरली आप जो भी सेंटर सिलेक्ट करते हैं उसके नियर बाय स्कूल कॉलेजेस के कंप्यूटर लैब्स में ये एग्जाम कंडक्ट की जाती है और टोटली एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होती है। कंप्यूटराइज एग्जाम, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम। एमसीक्यू कैसे आएंगे? 2 पेपर्स होते हैं, 3 आवर्स की एग्जाम होती है जिसके अंदर 2 पेपर्स होते हैं। फर्स्ट पेपर होता है 100 मार्क्स का, सेकंड पेपर होता है 200 मार्क्स का। फर्स्ट पेपर में आते हैं 50 क्वेश्चन, सेकंड पेपर में आते हैं 100 क्वेश्चन। अब फर्स्ट पेपर कौन सा होता है? टोटली बेस्ड ऑन दिस टॉपिक्स। और फर्स्ट पेपर जो होता है ना वो जनरल पेपर होता है, जो सबके लिए कॉमन पेपर होता है। आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कोई भी सब्जेक्ट का हो, ये फर्स्ट पेपर सबके लिए कॉमन होता है। सेकंड पेपर बेस्ड ऑन योर सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एमकॉम किया है तो आप कॉमर्स सब्जेक्ट में नेट और सेट की एग्जाम्स देंगे। क्लियर? सिलेबस कहाँ से मिलेगा? अगेन ये वेबसाइट है ही है यूजीसी नेट की, मैंने आपको पीडीएफ के स्टार्टिंग में भी दिखाई थी वेबसाइट, बस वहाँ से आपको सिलेबस मिलेगा। ये लिंक भी यहाँ पर दी हुई है। अगेन ये पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल लर्निंग विद हीना पे पीडीएफ ऑलरेडी शेयर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कोई नेगेटिव मार्किंग है? नो, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी एंड एडवाइजेबल भी यही है कि आप पूरे 100% पेपर को अटेम्प्ट करके आए। नेगेटिव मार्किंग नहीं है और एमसीक्यू बेस्ड पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है और कंप्यूटर बेस्ड पेपर है तो हमें रफ वर्क करना होगा तो हम कहाँ करेंगे? रफ वर्क के लिए आपको सेंटर से पेपर प्रोवाइड किया जाता है जो एग्जाम कंप्लीट होने के बाद वो लोग वापस कलेक्ट कर लेते हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट, रफ वर्क के लिए आपको पेपर मिलेगा। जैसे कॉमर्स वगैरह के सब्जेक्ट्स होते हैं तो मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट्स होते हैं, कॉमर्स के सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें जनरली सम टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो हमें रफ वर्क की ज़रूरत रहती है, तो आपको पेपर प्रोवाइड किया जाएगा। हम एग्जाम पैटर्न की बात कर रहे हैं तो मैं आपको क्विकली एक बार सिलेबस गो थ्रू करवा देती हूँ। मैंने यहाँ पर कॉमर्स का सिलेबस लिया हुआ है, आप आपके सब्जेक्ट्स के वाइज डाउनलोड कर सकते हैं। जनरल पेपर कॉमन है तो सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। ये देखिए, जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड पे है। मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल। फिर रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो जनरली हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होता ही है। कम्युनिकेशंस,
mathematical reasoning and aptitude reasoning, logical reasoning, data interpretation, ICT, information communication technology, people development, environment, higher education system, ये सारे टॉपिक्स हैं पेपर 1 के. 5 questions each carrying 2 marks are to be set from each module. ये आपके पेपर स्टाइल. टेन यूनिट्स है हमारे पास. हर यूनिट में से 5 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि कितने क्वेश्चंस हो गए? 50 क्वेश्चंस हो गए इंटू 2 मार्क्स ईच, यानी 100 मार्क्स का पेपर हो गया. 1 MCQ इक्वल्स टू 2 मार्क्स. नाउ सेम कॉमर्स के लिए अब आपके सब्जेक्ट वाइज अगेन डाउनलोड कर लीजिएगा. मैंने अभी कॉमर्स का डाउनलोड किया है फॉर योर क्विक रेफरेंस. कॉमर्स के अंदर ये 10 यूनिट्स हैं. बिजनेस एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस फाइनेंस, स्टैटिस्टिक्स, मैनेजमेंट, HRM, FI, MM, legal, tax and all. Same 100 को MCQs रहेंगे, each 2 marks यानी 200 marks का पेपर. पेपर 1 100 marks, पेपर 2 200 marks, टोटल 300 marks की एग्जाम. सी now for passing, minimum passing criteria is 40%. बट 40% आप ले आए और पास हो गए ऐसा नहीं. इट इज बेस्ड ऑन कट ऑफ सिस्टम. परसेंटाइल में कट ऑफ रिलीज होती है. वो कट ऑफ में आपका रैंकिंग हुई तो आप नेट या सेट क्वालिफाइड होंगे. जो कट ऑफ है वो GRF की अलग आती है, थोड़ी हाई आती है, और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की अलग से आती है, GRF के कंपेयर में थोड़ी लो आती है. सब्जेक्ट वाइज यानी कि जैसे कॉमर्स है आपका, एजुकेशन है, लॉ है, इंग्लिश है, उस वाइज आपका कट ऑफ डिफर करेगा. आप सेम UGC और NTA की वेबसाइट पर जाके पास्ट ईयर्स के कट ऑफ भी चेक कर सकते हैं. एग्जाम पैटर्न की बात कर ली. अब पास्ट पेपर्स मुझे प्रैक्टिस करना है, मुझे एग्जाम देनी है, तो मुझे पास्ट पेपर्स प्रैक्टिस करने हैं, तो मुझे कहाँ से मिलेंगे? सेम UGC और NTA की वेबसाइट से. कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए वेबसाइट पे चाहिए और आपको सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाएंगे. मैं मेजर चीज़ें कवर करने की ट्राई कर रही हूँ. अब फॉर्म्स की बात कर लेते हैं. एग्ज़ाम देनी है तो फॉर्म फिल करना होगा, तो हम सबसे पहले फॉर्म की ही बात कर लेते हैं. और क्लियर कर दूँ, ये जो एग्ज़ाम है, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, ये 2 शिफ्ट्स में होती है. हम नेट की एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं. सेट की एग्ज़ाम 1 शिफ्ट में ही होती है. और अगर मैं गुजरात सेट की एग्ज़ाम्स की बात करूँ तो वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम नहीं होती है, वो प्योरली आपकी OMR बेस्ड एग्ज़ाम होती है. सेट की एग्ज़ाम्स कौन सी? गुजरात सेट, इसको कहते हैं हम GSET. उसको कहते हैं हम GSET की एग्जाम्स होती है OMR बेस पे. लेकिन ये जो नेट की एग्जाम्स हैं ये होती है कंप्यूटर बेस्ड और होती है 2 शिफ्ट्स में. फर्स्ट शिफ्ट के टाइमिंग होते हैं 9 to 12, सेकेंड शिफ्ट के टाइमिंग्स है 3 to 6. 9 o'clock का पेपर है, इसका मतलब ये नहीं कि आप 9 o'clock को रीच करेंगे. आपको 8-8:30 तक तो मैक्सिमम वहाँ पर टच हो ही जाना है. आपको 8:45 तक तो आपकी प्लेसेस भी अलॉट कर दी जाती है, तो आप जल्दी ज़रूर जाइएगा. शिफ्ट्स जो है वो आपका जब एडमिट कार्ड रिलीज होता है उसमें हमें पता चलते हैं कि हमारी कौन सी शिफ्ट है. लेटेस्ट अभी जून 23 में एग्ज़ाम्स होने वाली हैं 13 to
22 जून में एज पर शिफ्ट्स। फॉर्म कहाँ से फिल करने हैं देखिए, अगेन ये वेबसाइट के रेफरेंसेस आपको दे दिए गए हैं। फॉर्म्स की डेट ये रही, करेक्शन विंडो की डेट ये रही, फीस ये रही। कैटेगरी वाइज फीस डिफर कर रही है, तो आप आपकी कैटेगरी के हिसाब से फीस चेक कर लीजिएगा। एक सजेशन मेरा ये रहेगा कि फॉर्म भरने से पहले इस पीडीएफ को, आई नो 54 पेजेस की पीडीएफ है, लेकिन फिर भी एक बार अच्छे से शांति से बैठ के इसे रीड ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि फॉर्म के अंदर आपको फ़ोटो का क्राइटेरिया, सिग्नेचर का क्राइटेरिया सब कुछ दिया हुआ है। ऐसा ना हो कि आप पूरा फॉर्म फिल कर ले फिर भी आपको कन्फ्यूजन रह जाए कि मैंने फ़ोटो गलत अपलोड कर दिया, सिग्नेचर गलत अपलोड कर दिया, अब मेरा फॉर्म वैलिड रहेगा कि नहीं। क्योंकि करेक्शन विंडो में आप हर चीज़ नहीं करेक्ट कर सकते, तो वो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि हम फॉर्म फिल करने से पहले ही सारे इंस्ट्रक्शंस क्लियरली रीड कर लें। किसी को कोई भी इशू आता है, प्रॉब्लम आती है, तो इन हेल्पलाइन नंबर्स पे वो कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये देखिए, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स एंड देयर कोड्स, ये आपके सब्जेक्ट्स कोड्स और उसकी लिस्ट, ये आपके स्टेट एंड सिटी की लिस्ट। प्लीज़ अपना सेंटर अच्छे से देख के फिर सिलेक्ट करिएगा। ऐसा ना हो कि आपके होम टाउन से या आपके रेसिडेंट एड्रेस से सेंटर आपका बहुत दूर आ जाए और आपको ट्रैवलिंग में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़े। ये क्या है, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की लिस्ट हैं आपके सब्जेक्ट्स की। यहाँ से स्टार्ट होता है आपका इंस्ट्रक्शन फॉर योर एग्ज़ाम्स। ये चीज़ मैं इस वीडियो में नहीं कवर कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आप लोगों को चाहिए तो एक मॉक एग्ज़ाम टाइप का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है ना, वो भी मैं आपको समझा दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बट आपको कमेंट करना पड़ेगा। आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको एक मॉक एग्ज़ाम का डेमो टाइप दिखा दूँगी। ये फॉर्म फिलिंग की पीडीएफ है, देखिए। सेम पीडीएफ में आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो पूरा फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस आपको दिया हुआ है। प्लीज़ इंस्ट्रक्शंस रीड करिएगा, फिर फॉर्म आराम से फिल करिएगा ताकि कोई एरर के चांसेस ना रहे। और कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी ट्राई करूँगी। सो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो में। अभी भी आपको कोई और डाउट है तो कमेंट करिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा जहाँ पर ये पीडीएफ अवेलेबल है। सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी और भी वीडियोस अब आती रहेंगी। एंड कोई क्वेरी है, डायरेक्टली पूछनी है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा। इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन फॉर योर प्रिपरेशंस। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।